सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब सरकार को एक बार फिर से फटकार लगा दी है। इस दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां भी की हैं और पंजाब को हरियाणा से सीख लेने तक की नसीहत दी है। इसके अलावा कोर्ट ने किसानों के साथ हमदर्दी भी दिखाई है। कोर्ट ने कहा है कि किसानों को विलेन बनाया जा रहा है क्योंकि कोर्ट में उनकी बातें सुनी नहीं जा रही। पराली के मुद्दे पर पंजाब सरकार बुरी तरह से घिर गई है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाएं तुरंत रोकने का आदेश दिया, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लिया, किसानों पर जुर्माने लगाए और फिर एफआईआर दर्ज की। लेकिन इससे किसान नाराज हो गए। सोमवार को किसानों ने पराली से लदी ट्रॉलियों के साथ पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को पराली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने पंजाब सरकार को फिर से फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खेतों में आग लगने की घटनाएं कम नहीं हुई हैं। आप पराली निपटाने की प्रक्रिया को 100% मुफ्त क्यों नहीं करते? इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि किसानों को वित्तीय मदद के लिए पंजाब को हरियाणा से सीखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के साथ हमदर्दी भी दिखाई और कहा कि किसानों को खलनायक बनाकर पेश किया जा रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही। उनकी बात सुनने के लिए नोटिस किन्हें दें? पराली जलने पर लगा फाइन कितने किसानों ने जमा करवाया, इसकी रिपोर्ट अगली तारीख पर दें। पंजाब में पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। इसके बावजूद पराली जलाने का सिलसिला जारी है। अब तक पराली जलाने के मामले 35,000 के पार पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब के अटॉर्नी जनरल ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पराली जलाने पर सरकार 1000 एफआईआर दर्ज कर चुकी है और पराली जलाने वाले किसानों पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा 340 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी की गई है। हम पराली में लगी आग को बुझा रहे हैं, लेकिन लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं। इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी पराली जलाने के बढ़ते मामलों को लेकर पंजाब सरकार की खिंचाई की थी और पराली जलाने की घटनाओं को सरकार की विफलता बताया था। हालांकि ये भी सच है कि पंजाब सरकार पराली को लेकर एक्शन मोड में है। अधिकारी खेतों में जाकर पराली में लगी आग बुझा रहे हैं, किसानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बता रहे हैं। इन सब के बीच किसान लगातार पराली को आग के हवाले कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। पंजाब में पराली प्रबंधन को लेकर सरकार ने किसानों को मशीनें तो दे दी हैं, लेकिन किसान उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सरकार के दावों और किसानों की दलीलों के बीच में जमीनी हकीकत है क्या? इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के ज्यादातर किसान क्यों पराली प्रबंधन की नई मशीनों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? उसका बड़ा कारण है तकनीकी, क्योंकि पंजाब के ज्यादातर किसानों के पास छोटे ट्रैक्टर है। जैसे कि मेरे बाईं ओर आप जिसे देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर सिर्फ 35 बीएचपी का है। ज्यादातर किसानों के पास 25 से 30-35 तक बीएचपी के ट्रैक्टर्स हैं। ये ट्रैक्टर 1974 मॉडल का है, यानी कि इसे 1974 में बनाया गया था। उस जमाने के लिहाज से ये सही ट्रैक्टर था, लेकिन आज जब सरकार किसानों को ये सजेस्ट कर रही है कि आप भारी भरकम जो सीआरएम मशीन्स है उनको इस्तेमाल कीजिए, तो ये छोटे ट्रैक्टर उन मशीनों को धकेलने में, खींचने में नाकाम है। ये छोटा ट्रैक्टर है। रामपुर कला गांव में एक किसान ने ये छोटा ट्रैक्टर अभी भी रखा है, क्योंकि पंजाब के किसानों को ट्रैक्टर बहुत प्रिय होते हैं और बड़े प्यार से, और आज भी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल नया हो, उन्होंने बनाकर रखा हुआ है। लेकिन अब तकनीक आड़े आ रही है। सरकार ने जिन मशीनों को सजेस्ट किया है कि आप उनका इस्तेमाल कीजिए, इन सीटू प्रबंधन कीजिए, पराली इससे अच्छी तरह से उसका प्रबंधन हो जाएगा, उसके आड़े आ रहे हैं ये पुराने ट्रैक्टर। क्योंकि किसान छोटे हैं, उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो तुरंत बड़े ट्रैक्टर खरीद सकें। लेकिन कुछ किसान हैं जिन्होंने अब तकनीकी से हाथ मिलाने के लिए नया ट्रैक्टर खरीदने का फैसला कर लिया। लेकिन नया ट्रैक्टर 8 से 10 लाख रुपए के बीच में आता है। ये 50 बीएचपी का ट्रैक्टर है, लेकिन पंजाब का हर किसान बड़े ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके बूते से बाहर है। और यही कारण है कि पंजाब के ज्यादातर किसान छोटे हैं और पुरानी तकनीक के ट्रैक्टरों के चलते सीआरएम मशीनों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने दावे किए 1,40,000 मशीनें उनको उपलब्ध करवाई गई, लेकिन किसान कह रहे हैं कि मशीनें अगर दे भी दी तो उनका वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास ट्रैक्टर जो हैं छोटे हैं और सरकार को चाहिए कि अगर उन्हें उन तकनीक को अपनाना है तो या तो नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए मदद करें या फिर कुछ ऐसी मशीनें तैयार करवाएं जो छोटे ट्रैक्टर से भी चलाई जा सके। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, रामपुर कला गांव, मोहाली, आज तक।
तो पंजाब सरकार एक तरफ पराली के मुद्दे पर घिरी हुई है और इसी बीच गन्ना किसानों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। किसान जालंधर लुधियाना हाईवे पर जाम करके बैठ गए और पक्का मोर्चा लगाकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। जालंधर में गन्ना किसानों ने भी पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठनों ने जालंधर लुधियाना हाईवे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसान मिलें चलाने और गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। एक मसला अज गन्ने का मसला है। सरकार गन्ने की फसल पक के तैयार हो चुकी है, ना तो गन्ने का अज तक रेट अनाउंस किया नवे साल का, ते ना ही सरकार जी शुगर मिलों को चलाने कोई भी पहलकदमी कर रही है। क्योंकि पिछले समय के 25-26 अक्तूबर को जो शुगर मिलों चलाइया जांदियां सी, पर हौली हौली टाइम टपाउंदियां अज 21 नवंबर तक भी कोई भी अजे तक जो मिलों ने इहो जी हरकत नहीं की जिहदे नाल कि शुगर मिलों चलाउण दा एक्टिविटी। ये धरना प्रदर्शन जालंधर में धानोवाली गेट के पास किया जा रहा है, जिसकी वजह से जालंधर लुधियाना हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। जाम में फंसे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों का कहना है कि उनका मकसद लोगों को परेशान करना नहीं है, लेकिन सरकार को जगाने के लिए उन्हें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। पिछली 7 तारीख को किसानों का जो संगठन था, खेतीबाड़ी मंत्री से उन्होंने बात भी की, उन्होंने आश्वासन भी दिया 16 की कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, आपको कोई धरना लगाने की ज़रूरत नहीं, सभी मांगे आपकी जड़ी मसले जो हल हो जाएंगे। लेकिन आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ और 16 की जो मीटिंग थी उन्होंने कैंसिल कर दी। सरकार की तरफ से जो शुगर मिल चलाने का 21 नवंबर का एक नोटिफिकेशन जो लागू किया था, देखिए प्राइवेट मिलों ने तो क्या चलवाना, जो सरकार की खुद की अंडर मिलें हैं, कॉर्पोरेट मिलों हैं, वो भी आज की तारीख में जो बिल्कुल नहीं चली, जिसके रोष के कारण आज सरकारों को सड़कों पर उतरना पड़ा। किसानों का आरोप है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से उनको काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसानों की फसल तैयार है और सरकार ने ना तो अभी तक मिलें खोली हैं और ना ही गन्ने के रेट बढ़ाए हैं। आज कितनी जथेबंदियां आपके साथ हैं? देखो, संयुक्त किसान मोर्चे की 32 जथेबंदियों का ये प्रोग्राम है। इसमें से बहुत सारी जथेबंदियां जहां पर मौजूद है। देखिए, हमारा 26, 27, 28 तारीख का जो चंडीगढ़ कूच का प्रोग्राम वो भी चल रहा है, वो भी वहाँ की तैयारियां भी चल रही है। हमने पूरी फोर्स को अभी तक बुलाया नहीं है। जो इनके गन्ने की बेल्ट के रिलेटेड हमारे किसान हैं वही हमने बुलाए हैं। इधर साथ वाले होशियारपुर ज़िला हो गया, जलंधर ज़िला हो गया, नवांशहर ज़िला हो गया, गुरदासपुर ज़िला हो गया, ये सभी किसान जहाँ पर आए हुए हैं और बैठकर अभी ये मोर्चा पक्का लग गया है। देखो, सरकार की नलायकी है, ये जो रास्ता रोका है ना, हमने जो सरकार की नलायकी है। सरकार के साथ इन मुद्दों को लेकर किसानों की मीटिंग भी हो चुकी है, मगर कोई हल नहीं निकला। इसलिए अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान सड़कों पर उतर आए हैं। साथ ही चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जालंधर से परमजीत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे उस खबर की जिस पर पूरे देश की निगाहें अटकी हुई हैं। जी हां, उत्तरकाशी में 41 मजदूर अभी भी सुरंग में फंसे हुए हैं, मगर पहली बार सुरंग के अंदर से एक ऑडियो सामने आया है और ऑडियो वीडियो में सुरंग के भीतर फंसे हुए मजदूर साफ साफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने बातचीत भी की है। इस वीडियो से पता ये चल रहा है कि सुरंग में फंसे हुए तमाम जो मजदूर हैं वो सुरक्षित हैं। वीडियो सामने आने के बाद उम्मीद ये जगी है कि अब मजदूरों को हर हाल में सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। के जानवर देव मैया मोरी सही सलामत हमारा बेटा को घर पहुंचा दी। मैं बहुत खुशी पर जब से हमारा लड़का निकली ना, तब से संतोष नहीं, जल्दी जैसे जल्दी निकाला। कैसे हो किसी माँ को संतोष जब बेटा धंसी हुई सुरंग में फंसा हो तो भरोसे की चट्टान आहिस्ते आहिस्ते चटकती ही है। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों की तस्वीरें हैं ये। मजबूर मजदूर, फटेहाल मजदूर, बेबस मजदूर, बेहाल मजदूर, गरीब मजदूर। अब इन मजदूरों को बाहर निकालने की आस जगी है। सारे लोग ठीक है तो कैमरे
अच्छे से मुस्कुराए, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। सभी को बोले एक एक करके आए, सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दे, सभी को जितने भाग्य होंगे सभी को दिखाएं। 10 दिन बाद उत्तरकाशी की सुरंग से ये शुभ तस्वीरें आई हैं। अंदर का पहला वीडियो सामने आया है और ये तस्वीरें बेहद तसल्ली देने वाली हैं। बताओ रिकॉर्ड हो रहा, हम भेजेंगे घर पे। घर वाले ठीक ठाक है कि नहीं? घर वाले सब ठीक हैं, घर पे कोई दिक्कत नहीं है। आप घर कहाँ से आए हो? हम श्रावस्ती से आए हैं, डीएम साहब के यहाँ से। सोचिए कितना सुकून मिला होगा उस बाप को अपने बेटे को जिंदा और सुरक्षित देखकर, कितनी राहत मिली होगी उस माँ को अपने बेटे को सकुशल देखकर। मगर माँ तो माँ है, जब तक बेटा सुरंग से बाहर निकल ना आए तब तक जान हलक में अटकी ही रहेगी। मैं बहुत खुशी भला, पर जब से हमारा लड़का निकली ना तब से संतोष नहीं। हाँ, जल्दी निकाला। जब खबर आई तो फिर उस समय तो कष्ट भरा रहा होगा ये 10 दिन पूरा आपके लिए। हमार मरल नहीं, जान नहीं निकला था, बस कुल गति हो जाता। हमारा लड़का शेर के तरी दहाड़ा था, भगवान करे वैसे ही दहाड़ा निकला। भरोसा रखिए, इस माँ की औलाद को सुरंग का सीना चीरकर बाहर निकाला जाएगा। मगर हाँ, अब हम पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि 41 मजदूर पूरी तरह सुरक्षित हैं। उनकी सेहत ठीक ठाक है, मजदूर बातचीत कर पा रहे हैं, डरे जरूर हैं लेकिन हौसला बना हुआ है। खाना पानी की सप्लाई जारी है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो, हमारे सभी श्रमिक भाई कुशलता से बाहर आए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार रोज उनकी चिंता कर रहे हैं, रोज उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हर संभव वहाँ से सहायता भी हमको प्रदान कर रहे हैं कि जितनी भी एजेंसियाँ लगी हैं और जो बेहतर तालमेल हो सकता है वो सब हो रहा है। हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सारी जानकारी दी है। ये तस्वीरें रेस्क्यू टीम के लिए भी बेहद हौसला बढ़ाने वाली हैं। बहुत सारे अंदेशे थे, बहुत सारे सवाल थे मजदूरों की जिंदगी को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी शारीरिक मानसिक हालत को लेकर। लेकिन अब रेस्क्यू टीम के लिए आगे की लड़ाई ज्यादा आसान हो जाएगी। उम्मीद जिंदा है। तो उम्मीद ही सबसे बड़ा सहारा है। अगर आप उम्मीद टूट जाती तो फिर तो ये सारा राहत बचाव कार्य सब बेमानी हो जाता। सबसे बड़ी बात इन्हें उम्मीद जिंदा रखना, और वो जिंदा रखी गई 9 दिनों तक उनसे लगातार बातचीत करके, उन तक खाना पहुंचा के और उनको लगातार बताने के लिए कि देखिए हम यहाँ डटे हुए हैं। लेकिन बीती रात जब एक दूसरी लाइफलाइन पाइपलाइन पहुंच गई, खाना पहुंचने लगा, उनकी वीडियो आने लगी, अब उन 41 मजदूरों को एक हिम्मत बंधी है कि हाँ बाहर लोग हैं, काम हो रहा है, हमें निकाल लिया जाएगा। जाहिर अपने परिजनों से जब वो बात करते हैं तो पूछते हैं जरा पता लगाइए क्या हो रहा है, कब तक हम आएंगे। वो उत्सुकता वहां से बचने की जल्दी हर किसी को होगी जो पिछले 10 दिन से एक अंधेरी सुरंग में लगभग कैद होकर के रह गया हो। लेकिन हाँ, सहारा अब जरूर है, उम्मीद जरूर है। और जैसे ही एक प्रोब कैमरा या ये जिस तरह का एंडोस्कोपी कैमरा भेजा गया था, उससे जबकि गिनती हो गई, पता चल गया सुबह से हर आधे पौने घंटे पर उन्हें लगातार कुछ ना कुछ डाइट भेजी जा रही है, खाना भेजा जा रहा है, फल भेजे जा रहे हैं ताकि उनको अब पर्याप्त खाना मिलता रहे। मजदूरों की तस्वीरें सामने आने के बाद अब रेस्क्यू की टीम सुरंग के भीतर की एक एक तस्वीर को मॉनिटर कर पाएगी। रेस्क्यू प्लान पर अमल करना अब आसान हो जाएगा। संपर्क स्थापित होने से रेस्क्यू को रिस्क फ्री करना भी संभव हो पाएगा। रेस्क्यू टीम 10 दिनों से जिस कोशिश में लगी थी, अब जाकर वो कामयाब हुई है। पहली बार 6 इंच चौड़ी पाइप सीधे मजदूरों तक पहुंच चुकी है और अब बस उस वक्त का इंतजार है जब बाहर निकालने का रास्ता तैयार हो सके। ओंकार बहुगुणा, अंकित शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, उत्तरकाशी आज तक। अब आपको मिलवा देते हैं फरीदकोट की एक ऐसी बेटी से जो छोटे से गांव से निकलकर अब दंगल गर्ल के नाम से मशहूर हो चुकी है। ये 23 साल की उम्र में सैकड़ों मेडल और ट्रॉफियां अपने नाम कर चुकी है। ये है फरीदकोट की दंगल गर्ल गुरशरण कौर। ये चमचमाती ट्रॉफियां, मेडल और सर्टिफिकेट इनकी कामयाबी की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। फरीदकोट के छोटी से गांव चहल की रहने वाली गुरशरण कौर अब रेसलिंग की चैंपियन खिलाड़ी बन चुकी हैं। इस साल हुए नेशनल रेसलिंग गेम गोवा में इन्होंने 53 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। गुरशरण पूरे गांव में अकेली लड़की हैं जो कुश्ती खेलती हैं। इन्होंने नेशनल गेम्स 2017 में
पहला कांस्य पदक जीता। उसके बाद से लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गई और अब दंगल गर्ल के नाम से अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। जब मैंने रेसलिंग शुरू की थी तो गांव में किसी को रेसलिंग के बारे कुछ नहीं पता था। तो जैसे ही मैंने घर पे बात की मैंने रेसलिंग करनी है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, रेसलिंग नहीं करोगे आप, क्योंकि उनको लगा था कि रेसलिंग कोई गलत रास्ता है, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता था। हमारे गांव का रहना बहना सब सिंपल था और बहुत पछड़ा हुआ भी था। तो फिर धीरे धीरे जब मैंने घर पे बोला कि नहीं, मैंने जिद की मैंने रेसलिंग करनी है, फिर वो बोले कि नहीं, मैं नानका परिवार में रहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि मामा जी ने बोला कि नहीं, मैं फिर उनसे चोरी ही ग्राउंड में जाने लगी और बाद में वहाँ पे घर के कपड़े डाल कर जाती थी साइकिल पे, तो वहाँ पे ट्रेनिंग करके वापस आ जाती थी। उनके आने से पहले जब एक दिन उनको पता लगा कि ये ग्राउंड जाती है तो उन्होंने मुझे बहुत झड़का भी और पीटा, बोला कि अपने माता पिता से परमिशन लेकर आ। गुरशरण ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव भी देखे, संघर्ष किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। ये साक्षी मलिक को अपना आइडियल मानती हैं, उनके जैसा ही बनना चाहती हैं और ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतना चाहती हैं। 2017 में मेरा पहली नेशनल लगी वहाँ पे, और जब मेरी नेशनल लगी तो मेरा वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल आया। मैंने ब्रॉन्ज मेडल वहाँ से हासिल किया और चलते चलते ऐसे ही 2020 में मेरी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सिलेक्शन हुई। तो वहाँ से उनसे पहले कंपटीशन से पहले एक इंटरव्यू हुआ था हमारे सेंटर में, तो वो बोले, उन्होंने इंटरव्यू में पूछा कि आप क्या, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था अपने आप पे कि मैं मेडल लेकर आऊँगी। मैंने इंटरव्यू में बोल दिया और वैसे ही हुआ। फिर मेरा वहाँ से भी मेडल आया, ब्रॉन्ज मेडल आया। अब तक मेरी 10 नेशनल लग चुकी है, उसमें से 4 मेडल है मेरे पास, 2 ब्रॉन्ज है और 2 सिल्वर है। गुरशरण कौर बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इसके बावजूद पिता ने अपनी बेटी को खेलने की पूरी आजादी दी। हालांकि आर्थिक तंगी की वजह से वो गुरशरण को पहलवानों वाली डाइट नहीं दे सके, इसीलिए अब पिता हाकम सिंह बेटी के लिए पुलिस विभाग में नौकरी की मांग कर रहे हैं। ਇਹ 13 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਦੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਗੋਦ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਔਰ ਲੜਕੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੂਜਾ ਨੰबर आया है। गुरशरण कौर अब ऑल इंडिया खेलने जा रही हैं। इसके लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। ये हर दिन सुबह 4 बजे खेल के मैदान में पहुंच जाती हैं। इनकी मेहनत और जज्बा देखकर हर किसी को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गुरशरण कौर पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करेंगी। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो।